राजस्थान में ट्रैक के किनारे एक खुफिया एजेंट की लाश मिलती है। ये जो लाश है, इस पे कोई भी चोट और जख्म का निशान नहीं था। ये जो एजेंट था भारत का ही था, भारत के आईबी में काम किया करता था। ये जो आईबी अफसर है, जब इसकी लाश मिलती है, राजस्थान पुलिस की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि किसी भी तरीके से समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी हत्या कैसे की गई है। बकायदा राजस्थान पुलिस दिल्ली में फोन घुमाकर पूछती है कि क्या आपका कोई जो लड़का है या जो एजेंट है वो राजस्थान की तरफ आया था। पता लगता है कि उस एजेंट ने 2 दिन की छुट्टी ली थी अपनी बीवी से मिलने के लिए। बकायदा उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी उसमें दिखाया गया कि वो दिल्ली से किस कदर राजस्थान पहुंचा। जब पहली बार पुलिस को लीड मिलती है, पुलिस सबसे पहले उसकी बीवी से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही बीवी को खबर लगती है, बीवी दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल कि कैसे एक एजेंट जो दिल्ली से राजस्थान में आया, उसकी मौत हुई तो हुई कैसे। बॉडी पर कहीं पर भी छोटे से छोटे चोट के निशान नहीं मिल रहे थे, और यह साबित करना कि इसकी मौत किस तरीके से हुई है, यह किसी की भी समझ से परे था। लेकिन जो सबसे बड़ा एंगल था, जो दिल्ली से लेकर राजस्थान, जो तमाम जो जितने भी अफसर इसको जांच कर रहे थे, उन्हें लगा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर इस बार कोई हिमाकत की है और एक अफसर की जान लेने के लिए साजिशन, कुछ ऐसे केमिकल्स का या कुछ ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया गया है जिसके बारे में भारत को कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन जब जांच पड़ताल शुरू होती है, उस जांच पड़ताल में पता लगता है कि गलती से जो पाकिस्तान की तरफ जो इशारा जा रहा था, जो प्लानिंग जा रही थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ इसके केंद्र बिंदु पर वो बीवी थी, सरकारी नौकरी करने वाली, बतौर सरकारी टीचर जो बच्चों को पढ़ाती थी। उस बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैडम ने अपने पति की मौत की एक बिल्कुल परफेक्ट क्राइम वाली प्लानिंग कर ली। इसमें बकायदा एक नहीं, 2 नहीं, 3 पुलिस वाले हैं। लेकिन एक पुलिस वाला जो कांस्टेबल है, कैसे इस पूरे केंद्र बिंदु के बीवी के जाल में फंसता है, और कैसे खुद पुलिस वाले, खुद राजस्थान के पुलिस वाले, एक सरकारी नौकरी करने वाली सरकारी टीचर बीवी किस कदर एक आईबी अफसर को मारने के लिए प्लानिंग करती है। बिल्कुल परफेक्ट क्राइम की प्लानिंग हो जाती, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। लेकिन एक चूक होती है, एक ऐसी चूक होती है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बकायदा एक सरकारी टीचर एक पुलिस वालों के हाथ में राखी बांधती है। उसके बाद पता क्या लगता है कि दोनों के बीच में संबंध बन चुके हैं, शारीरिक संबंध बन चुके हैं, एक सरकारी टीचर बीवी और एक पुलिस वाले की तरफ से। और उसके बाद जो कहानी में ट्विस्ट और जो प्लॉट आता है, उसके बारे में बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। तो ये जो पूरी वारदात है राजस्थान की है, और अभी आप स्क्रीन पर जिस महिला की तस्वीर देख रहे हैं, ये अनीता हैं। पेशे से ये टीचर हैं, बच्चों को ज्ञान देती हैं, समझाती हैं, अच्छा जीवन जीने की उनको एक सीख देती हैं। लेकिन इन्होंने खुद अपना ही घर तबाह कर लिया। अनीता को और उसके साथी जो कांस्टेबल हैं, उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है 14 साल के लिए। लेकिन जब अनीता कोर्ट में मौजूद थी, तब रोने लगती हैं, गिड़गिड़ाने लगती हैं, यहाँ तक कि जज साहब को हवाला देती हैं कि उनका एक छोटा सा बच्चा भी है, उन्हें छोड़ दिया जाए, उसकी परवरिश कौन करेगा। लेकिन जो जज हैं वो कड़ी से कड़ी सज़ा अनीता को देते हैं, उसके बॉयफ्रेंड को देते हैं, और कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तब सोचनी चाहिए थी जब आप अपने पति का कत्ल करवा रही थी। दरअसल 14 फरवरी साल 2018 की बात है कि एक लाश मिलती है आईबी अफसर की। अब आईबी अफसर कौन है? तो दरअसल उनका नाम है चेतन प्रकाश गलाना, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन क्योंकि ये आईबी में काम करते हैं तो इनकी पोस्टिंग जो थी वो दिल्ली में थी। अब होता यह है कि साल 2011 में इनकी अनीता नाम की एक लड़की से शादी होती है। अनीता पढ़ाई में ठीक ठाक थी, टीचर बनना चाहती थी, तो इसीलिए वो आवेदन देती है और सरकारी टीचर नियुक्त हो जाती है, जिसके तहत जो उनकी पोस्टिंग थी वो राजस्थान में ही होती है। अब पत्नी की पोस्टिंग राजस्थान में है, पति दिल्ली में है, तो आपसी इन लोग का विचार विमर्श होता है, जिसके लिए ये बकायदा जिस जगह पर एक स्कूल था जहाँ पर अनीता काम करती थी, वहाँ एक रेंट का घर लिया जाता है, वहाँ पर अनीता रहती है, और जो पति हैं वो दिल्ली से आया जाया करते हैं हर 15-20 दिन के अंदर। ऐसे में ये अपने पति के साथ रह रही थी, इनका एक बेटा भी होता है, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन बेटा हो जाने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी घूमती हैं कि पूरी कहानी पलट जाती है। अब क्या होता है तो देखिए, 14 फरवरी साल 2018 का दिन था। ठीक
जैसे हर 15-20 दिन पर जो चेतन थे वो अपने घर आते थे छुट्टियां बिताने के लिए, 2 या 3 दिन की जब छुट्टी लेकर आते थे वो ऑफिस से, तो उसी तरीके से 14 फरवरी को भी ठीक छुट्टी लेकर आए हुए थे घर पर। लेकिन होता ये है कि जो उनके माता पिता थे वो रेंटेड हाउस से, यानी जहाँ पर अनीता रहती थी वहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका भी घर था। अब जो बेटे हैं वो पहला फ़र्ज़ ये अदा करते हैं कि जब छुट्टी पर आएँ तो पहले अपने माँ बाप से मिलाएं, फिर अपनी पत्नी और बच्चों के पास जाएंगे। तो इसलिए वो पहले अपनी माता पिता से सीधे मिलने जाते हैं, वहाँ आशीर्वाद लेते हैं, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं अपने घर आने के लिए, जिसकी दूरी ज़्यादा नहीं थी, 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा ट्रेन से। अब वो ट्रेन में बैठते हैं और इसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ तक कि अनीता को कॉल पर कहते भी हैं कि मैं रात 8 बजे तक करीब घर आ जाऊँगा। अब 8 बजे तक चेतन ने कहा था कि वो घर आ जाएगा, लेकिन वो घर नहीं आता। अब यहाँ पर जब चेतन घर नहीं आता तो जो बीवी जिसकी पूरी प्लानिंग है वो देखिए कैसा चेहरा बनाती है, वो बहुत परेशान हो जाती है, घबराना शुरू करती है और सीधे तौर पर अपने सास ससुर को कॉल करती है और बोलती है कि पापा मम्मी अभी तक चेतन घर नहीं आए हैं, वो आपके घर से कब निकले, हर एक पूछताछ करती है, हर एक डिटेल लेती है, जिससे सबको ये लगे कि भाई जो पत्नी है अनीता है उसे तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब इधर चेतन 8 से 9 बज जाते हैं, 9 से 10 बज जाते हैं, चेतन का कुछ पता नहीं चलता। बीवी जो है प्रॉपर ढोंग कर रही है, उसकी रो रो कर हालत ख़राब है। अब इतने में जो पत्नी है वो हर रिलेटिव को फ़ोन लगा देती है, सब लोग बाहर ढूंढने के लिए निकलते हैं और तभी कुछ लोग देखते हैं कि रेलवे ट्रैक के पास एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस को इत्तला की जाती है, इधर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी जाती थी चेतन की गुमशुदगी की। तो जब पुलिस की टीम को एक लाश मिलती है, उधर गुमशुदगी की भी रिपोर्ट लिखी है, तो पुलिस उनके डॉट को जोड़ती है और फिर उस लाश की शिनाख्त करवाती है और तब पता लगता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि आईबी अफसर चेतन प्रकाश गलाना की है, जिनकी बीवी बाकायदा रो रही थी, बार बार बोल रही थी कि मेरे पति मिल नहीं रहे, क्या हो गया, कहाँ चले गए। जब लाश मिलती है उस लाश को देखा जाता है, उसकी पहले पड़ताल की जाती है तो देखा जाता है बॉडी पर कोई मार्क्स नहीं है, कोई भी निशान नहीं पड़े, चोट के कोई निशान नहीं है, कपड़े फटे नहीं हैं, किसी चीज़ से टक्कर हुई है ऐसा भी कुछ नहीं लगता। अब पहली नज़र में सबको ये लगता है कि एक संदिग्ध मौत है, अचानक ऐसी कोई चीज़ हो गई है, जो या तो ये चक्कर खा के गिर पड़े, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगती हैं पुलिस की तरफ से। लेकिन अब आईबी अफसर की लाश थी, ऐसे में जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी था। सीधे बॉडी को अस्पताल ले जाया जाता है, पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम में भी कुछ निकल कर नहीं आता। डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि सडन मौत है, अचानक मौत हुई है, तो सबको अंदाज़ा लगता है कि जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। मतलब पहली नज़र में सब ये बोलते हैं कि दिल का दौरा पड़ गया, अचानक ये आ रहे थे, अपना ट्रेन से उतरे होंगे और चक्कर खा के गिर गए, जिसकी इन्हें जो है हार्ट अटैक आया होगा। तो ये पूरी भूमिका बनती है। अब जो बीवी है, अब उसका आप सोचिए, वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है क्योंकि उसे पता है कि उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, उसने मर्डर कराया है, वही कातिल है। पुलिस के सामने बाकायदा रो रही है, अपने बेटे के सामने पूरा ढोंग कर रही है कि पापा की डेथ हो गई है, बहुत रो रही है, सास ससुर के सामने रो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रही है क्योंकि वो जानती है कि उसने जो प्लानिंग की थी वो सक्सेसफुल हुई। पुलिस पता नहीं लगा पाएगी, यहाँ तक कि डॉक्टर तक नहीं पता लगा पाएगी कत्ल हुआ तो हुआ कैसे, ये तो एक हार्ट अटैक है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो केस है वो कुछ दिनों के लिए रुक जाता है क्योंकि सबको लगता है जो आईबी ऑफिसर हैं उनकी मौत अपने आप ही हो गई है, हार्ट अटैक उन्हें आया, बीमारी से हो गई है। तो ऐसे में कुछ दिनों के लिए जब केस रुकता है तो इधर जो पिताजी थे वो काफ़ी परेशान थे, वो बार बार उनके दिल में हमेशा से उनका दिल कचोट रहा था कि हो ना हो उन्हें पता नहीं क्यों शक हो रहा था कि उनके बेटे को किसी ने मारा है। अब वो कोई दुश्मन हो सकता है क्योंकि घर वालों पर तो उनको भी शक नहीं था। अब इसके लिए वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को कई बार कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पुलिस की टीम थी उन्हें समझाती है कि देखिए अंकल जी, हमें ऐसा लगता है कि आपके बेटे की जो है मौत वो हार्ट अटैक से हुई क्योंकि डॉक्टर्स ने भी यही बताया, बाकी उनकी बॉडी पे कुछ ऐसा दिखा भी नहीं है। लेकिन पिता के बार बार कहने पर हत्या का मामला पहली बार 3 महीने बाद, फरवरी का मामला था, 3 महीने बाद दर्ज किया जाता है हत्या का मामला। इसके बाद जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि आप सभी से पूछताछ करिए, आप मेरे घर के लोगों से पूछताछ करिए, आप मेरे रिलेटिव से पूछताछ करिए, आप पड़ोसियों से पूछताछ करिए, आप उसके दोस्तों से यानी मेरे बेटे के दोस्तों से दिल्ली में पूछताछ करिए, हर किसी से पूछताछ करिए, आपको कुछ ना कुछ क्लू तो मिलेगा। अब ऐसे में लगातार जो है हर एक जगह पुलिस जो है हर एक दोस्त से, हर एक रिलेटिव से पूछताछ करती है, हर किसी से पूछताछ हो जाती है और इसके बाद पुलिस जो है वो पत्नी को उठाती है सबसे पहले, क्योंकि
आपने बाहर के लोगों से पूछताछ कर ली, नेबर से कर ली, लेकिन घर के लोगों से भी, अब जब हत्या का केस दर्ज है तो उनसे भी पूछताछ करनी बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए पुलिस की टीम जो है पत्नी से पूछताछ करना शुरू करती है, उनके फ़ोन कॉल्स को देखा जाता है, हर एक चीज़ देखी जाती है। तो पुलिस को पता लगता है कि जो मतलब जो पत्नी है उनकी अपने पति यानी आईबी अफसर चेतन के साथ कुछ खास बन नहीं रही थी, उनकी लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। और तो और कॉल जब देखा जाता है, फ़ोन कॉल देखा जाता है, तो उसमें एक नंबर जो है, एक शख्स है प्रवीण, उससे बातचीत का पता लगता है कि बहुत ज़्यादा बातचीत भी होती है। और तो और ये पता लगता है कि दोनों के बीच में रिश्ते जो थे वो ठीक नहीं थे। अब इसके तौर पर जो पुलिस है वो शक जताती है पत्नी पर। सिर्फ एक, आप ये समझिए, क्लू खेला जाता है, एक सिर्फ पॉइंट पकड़ती है कि इनके रिश्ते ठीक नहीं थे, उसी को लेकर उन पर जांच बिठाई जाती है, कड़ाई से पूछताछ की जाती है। और पूछताछ होने के बाद जो पत्नी है, अब उसे लगता है कि वो फंस गई है। वो पूरी कोशिश कर रही थी पुलिस को बरगलाने की। जो अनीता है, जो टीचर है, वो पूरी कोशिश में थी, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ तैयार थी, लेकिन उसके फ़ोन कॉल के ज़रिए, उसके जो हाव भाव थे, जो जवाब वो दे रही थी, उसके चक्कर में वो फंसती है। और जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तब वो पूरी कहानी पुलिस को बताती है, और बताती है किस तरीके से उसने एक परफेक्ट मर्डर करने की कोशिश की, एक ऐसा इंजेक्शन यूज़ किया जिसके ज़रिए उसने अपने पति को मौत के घाट उतारा, और जिसकी जो रिपोर्ट है, जिसका जो पता है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी नहीं आया। पुलिस को पता लगता है कि जो महिला हैं, जो अनीता हैं, उनका अफेयर चल रहा था एक पुलिस कांस्टेबल के साथ जिसका नाम है प्रवीण। अब प्रवीण की हिस्ट्री निकालनी थी कि आखिर वो कौन है, कैसे उसका अफेयर चल रहा है, दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो पुलिस को पता लगता है कि दोनों बचपन से साथ रहे हैं। जो प्रवीण है वो एक तरीके से अनीता का नेबर था, बचपन में एक ही गली में रहा करते थे, धीरे धीरे बड़े हुए तो दोनों को प्यार हो गया। अनीता और प्रवीण एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन पेरेंट्स दोनों के ही मंजूर नहीं करते, और इसलिए मामला शांत हो जाता है। इसके बाद अनीता की शादी जो है वो चेतन के साथ हो जाती है, जो आईबी अफसर हैं, और इधर जो प्रवीण है उसकी अपनी लाइफ चलती है, वो मूव ऑन कर लेता है। अब दोबारा फिर से इनकी मुलाकात होती है और फिर से प्लानिंग गढ़ी जाती है, फिर से प्लॉटिंग की जाती है, और इस बार पति को ही रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बन जाता है। देखिए, पहली बार जब ये लोग शादी का प्रस्ताव रखते हैं, परिवार नहीं मानता, तब किसी तरीके से परिवार के दबाव में आकर दोनों शादी कर लेते हैं। इधर जो है अनीता की शादी चेतन से होती है, प्रवीण भी एक लड़की के साथ शादी कर लेता है। लेकिन जब दूसरा मौका इन दोनों को मिलता है, तब इन्हें लगता है कि अब हो ना हो इन दोनों को साथ रहना है, इन्हें अपना जीवन साथ बिताना है। एक बार इन्होंने परिवार के दबाव में जो किया वो किया, लेकिन अब ये साथ रहेंगे, और इसके लिए ये रास्ता अपनाते हैं। जो महिला है वो अपने ही पति का कत्ल करवा देती है। अब आप आगे समझिए कि किस तरीके से, वो कौन सा इंजेक्शन था जिसका यूज़ करके इन दोनों ने कत्ल किया। साथ ही साथ आखिर प्रवीण जो है वो कैसे दोबारा मिलता है। एक बचपन में अगर इन लोगों के बीच में प्यार था, तो प्रवीण तो अलग चला गया था, आखिर जो पुलिस कांस्टेबल है वो कैसे फिर से अनीता से मिलता है, फिर से अनीता के प्यार में पड़ता है, और किस तरीके से बाकायदा एक अस्पताल से इंजेक्शन चुराया जाता है और उसके ज़रिए इस कत्ल को अंजाम दिया जाता है, जिसके दावे के साथ, जिसको एक ढाल बनाकर जो अनीता है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। देखिए, ये जो प्यार है, इस प्यार को इन्होंने लगा कि अगर परिवार कोई शक ना करे, इसलिए जो अनीता है और प्रवीण ने एक दूसरे को भाई बहन के रूप में मान लिया। बाकायदा अनीता राखी भी बांध देती है प्रवीण को। और साल 2012 में जब अनीता का बच्चा भी हो जाता है, एक बेटा होता है, तो पूरे परिवार खुश था कि चलो परिवार में कोई नई खुशी आई है। और यहाँ पर जो प्रवीण है वो भी शादी कर लेता है। दोनों की अच्छी ज़िंदगी चली रही थी, लेकिन होता क्या है, क्योंकि जो झालावाड़ वाले इलाके में ये पुलिस की नौकरी करता था, अनीता खुद वहाँ पे सरकारी टीचर भी थी। अब यहाँ पर जब बच्चे के एडमिशन की बारी आई, तो दोनों ने फैसला किया कि एक ही जगह पर वो अपने बच्चे को डालेंगे। अब हुआ क्या, राखी बांधने के बाद ये इन दोनों ने फैसला किया कि एक ही स्कूल में बच्चे को पढ़ाने भेजेंगे। और जो अनीता है, क्योंकि जो पति थे वो दिल्ली में काम किया करते थे, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाया करती थी। प्रवीण भी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाया करता था। जब पहली बार स्कूल के ठीक सामने जब ये दोनों अपने बच्चे को छोड़ रहे थे, एक दूसरे की निगाह आंखों में देखते हैं और इन्हें लगता है कि इनका जो पुराना प्यार है फिर से पनपना शुरू हो जाता है। एक बार फिर से प्रवीण अनीता के पास जाता है, उससे पहले जैसी बातचीत करना शुरू करता है और पूछता है कि तुम कैसी हो, ठीक हो, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है। इस पर जो अनीता है शुरुआत में तो कहती है कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, ज़िंदगी अच्छी है। लेकिन धीरे धीरे जब ये रोज़ मिलना शुरू करते हैं, अनीता को लगता है कि इसका खोया दोस्त, उसका खोया प्यार फिर से उसके सामने खड़ा है। इससे जितनी भी दुख दर्द वाली जो बातें हैं मैं इसे शेयर कर सकती हूँ।
प्रवीण जो पुलिस की नौकरी करता था, उसके बाद घर में उसकी बीवी बच्चे भी थे, यहां पर वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। धीरे धीरे कर वो अनीता के करीब आने लगा और करीब आते आते इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। दोनों शादीशुदा हैं, बावजूद इसके दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जो अनीता है वो अपनी माता पिता के साथ रहती थी और यहां पर अगर वो उसके घर पे अगर जाता तो कोई रोक सकता था, टोक सकता था। ऐसे में दोनों ने फैसला किया कि उन्हें एक अलग जगह घर लेनी चाहिए। होता क्या है, प्रवीण अपनी पुलिस की कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बकायदा अनीता को एक घर दिलवाता है, एक फ्लैट दिलवाता है, जिसकी कीमत थी 35 लाख रुपए। अगर दोनों के बीच में इतनी मोहब्बत थी भी तो सोचिए जो प्रवीण ने उसमें दलाली के नाम पे कितने रुपए खाए, 10 लाख रुपए का। 35 लाख का घर, 10 लाख की जो दलाली थी खुद भाई साहब ने खा ली, जो एक तरीके से दावा करते हैं कि मैं अनीता से प्यार करता था। अब 10 लाख की दलाली खाने के बाद बेरोक टोक वो अनीता के नए वाले मकान में आया जाया करता। कोई पूछता नहीं, सबको लगता कि अच्छा ये तो पहले दलाली का काम करता भी था, पुलिस वाला है, कोई क्या ही शक करेगा। इसके बाद क्या होता है, अनीता के जो ससुराल वाले हैं, सास ससुर हैं, वो भी बीच बीच में 1 या 2 दिन के लिए उस घर पर आया करते। जो पति हैं वो महीने में 1 या 2 बार आया करते और बाकी रोज घर खाली रहता। अब इस चीज का जो फायदा है किसने उठाया? प्रवीण ने। प्रवीण अक्सर इस घर में आता, देर तक रुकता, दोनों के बीच में आपसी पहले बातचीत होती, धीरे धीरे अब जो बातचीत है ये अब संबंध बनने में शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे जो अनीता है वो प्रवीण की बातों में इस तरीके से आ गई, उसे सही और गलत में फर्क समझ में नहीं आया। ये मेरी लाइन नहीं है, दरअसल खुद जो बीवी है उसने पुलिस वालों को ये कहा कि प्रवीण ने उसका ब्रेन वॉश कुछ इस तरीके से किया क्योंकि उसे लगता है कि जो प्रवीण कह रहा है वही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। अब होता क्या है, प्रवीण ने बार बार कहा कि तुम्हें अपने पति को छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इस पर जो अनीता को लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो रही है और इसे रोकना चाहिए, इसलिए वो प्रवीण की बातों में आती चली गई और अपने पति को जो मारने के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग के लिए वो तैयार भी हो गई। बकायदा ये जो आपको इंसिडेंट जो समझ में आया, उससे पहले इंजेक्शन लगाने से पहले, इंजेक्शन के बाद जो मौत हुई उससे पहले भी 3 बार कोशिश की जा चुकी थी पति चेतन को रास्ते से हटाने के लिए। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बताता हूं। प्रवीण ने 2012 में शादी हुई थी, 2017 में एक शख्स है शाहरुख को एक फोटो दिखाता है कि चेतन नाम का शख्स है, ये दिल्ली में कंप्यूटर का काम करता है, तुम 3 लाख रुपए लो और इसे मौत के घाट उतार दो। शाहरुख नाम का जो लड़का था वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, उसे लगता है कि काम तो बहुत ही आसान है और इसके लिए बाकायदा वो 25 दिसंबर 2017 को ट्रेन से दिल्ली भी जाता है। लेकिन वहां पर कुछ दूर का पीछा करने के बाद मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था तो सबने मुंह पर मफलर बांधा हुआ था और उस मफलर बांधने की वजह से चेतन को कुछ और दिनों की मोहलत मिल जाती है, वो कुछ और दिन जी लेता है। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये दिसंबर की बात थी और फटाफट प्रवीण को किसी भी हालत में अनीता को पाना था, इसलिए 2018 4 जनवरी, महज मुश्किल से 10 दिन भी नहीं बीते थे, 25 दिसंबर को उन्होंने कोशिश की, फिर 4 जनवरी 2018 को चेतन जब छुट्टी लेकर झालावाड़ आया तो इस बार जो प्रवीण जो कि पुलिस कांस्टेबल है उसने सोचा कि इस बार मैं चेतन को ट्रक से ही कुचलवा देता हूं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बकायदा उस ट्रक वालों को 20,000 रुपए दिया गया, लेकिन जो पति चेतन थे वो अपनी स्कूटी से बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में आगे निकल गए और ट्रक वाला पीछे रह जाता है। तो 4 जनवरी 2018 को भी एक बार फिर से पूरा जो इनका नेटवर्क था वो विफल हो जाता है। इसके बाद विफल होने के बाद ज्यादा दिन और वेट नहीं, महज 24 घंटे बाद 5 जनवरी को इन्हें लगा कि जो ये सब्जी लेने के लिए जब मंडी पे जाएगा तो उस वक्त ही वहीं पर ट्रक से इसे कुचल देना है। लेकिन उस वहां पर भी जो ट्रक वाला था उससे ये काम नहीं हो पाया, भीड़ भाड़ वाला इलाका ज्यादा था और उस रोज भी चेतन बच जाता है। अब बारी आती है, अब कई बार 3 बार कोशिश हो चुकी है, इस 3 बार कोशिश होने के बाद भी जब चेतन की मौत नहीं हो रही तो इधर जो प्रवीण है वो बहुत टेम्पर्ड में आ जा रहा है, गुस्से में हो जा रहा है, उसे लग रहा है कि अनीता की वजह से ही उसका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इधर उसको अनीता बार बार उसको विश्वास दिलवाती कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूं, अगर तुम मेरे पति को मारना चाहते हो तो तुम्हें पूरी खुली छूट है, कोई रोकने वाला नहीं है, तुम जो चाहो जैसे चाहो वैसे करते रहो, बस मुझसे प्यार करना बंद मत करना। और ये जो शब्द थे कहीं ना कहीं जो प्रवीण को उत्साहित कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे और इसलिए वो फिर से कोशिश करता है 4थी बार और वो जो तारीख थी 14 फरवरी की शाम की। लेकिन
14 फरवरी, महज सोचे 25 दिसंबर 2017 से शुरू किया गया और 14 फरवरी 2018 आते आते इनका जो मकसद था बिल्कुल शुरू हो चुका था, या कहें अंजाम में पहुंच चुका था। इसके लिए बकायदा, क्योंकि जो प्रवीण है वो पुलिस कांस्टेबल था और वो क्राइम ब्रांच जैसे डिपार्टमेंट में भी था, तो उसे पता था कि जो पुलिस तहकीकात कैसे करती है, पुलिस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें जांचती है, पोस्टमार्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए दोनों ने प्लान बनाया कि ऐसा एक इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इंजेक्शन का हम नाम जानते हैं, आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उस इंजेक्शन का बहुत गलत फायदा उठाया जा सकता है। तो इस इंजेक्शन से फायदा ये था इन लोगों को कि पोस्टमार्टम अगर होगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर कौन सा इंजेक्शन दिया गया है। महज एक हार्ट अटैक के रूप में ये सारी चीजें सामने आती, बॉडी में जहर का भी कोई चीजें पता नहीं चलती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इंजेक्शन लिया तो लिया कैसे जाए। तो इसके लिए, क्योंकि जो प्रवीण है वो अक्सर उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा थे, प्रवीण क्रिकेट भी खेलता था, तो वहां पर उसकी दोस्ती एक शख्स से होती है जो अस्पताल में काम करता है, नाम है उसका संतोष निर्मल। ये इससे दोस्ती करके कहता है कि तुम मुझे 500 मिलीग्राम की 2 इंजेक्शन ला कर दो, और ये ऐसे इंजेक्शन होने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आप अगर किसी को लगाते हैं तो ये पोस्टमार्टम पे नहीं आनी चाहिए कि मौत कैसे हुई है। ऑपरेशन थिएटर से जो संतोष निर्मल है ये जानती हुए कि इससे किसी शख्स की जान जा सकती है, उस इंजेक्शन को लाकर इसके हाथ में थमा देता है। अंदर की बात ये भी है कि बकायदा संतोष निर्मल को भी मोटा पैसा मिला होगा और इसके लिए वो तैयार हुआ होगा। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये उसी संतोष निर्मल की है जिसने ऑपरेशन थिएटर से एक ऐसा इंजेक्शन जिसमें लोगों की जान बचानी थी, उस डोज को हाई करके उस इंजेक्शन में भरा जाता है ताकि इस इंजेक्शन का गलत इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद तो बिल्कुल जिस तरीके से जो प्रवीण है, क्योंकि वो कई बार नाकाम हो चुका था, इधर इंजेक्शन का इंतजाम हो चुका था, अब क्योंकि प्रवीण को लगा कि अब जो चेतन पति को कोई इससे बचा नहीं सकता, ऐसे में दूसरा काम क्या करना है। दूसरा काम यह करना था उसे कि कहीं से भी किसी भी तरीके से फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी जो बीवी अनीता है उसकी जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं अपने पति के साथ नहीं होनी चाहिए। बाकायदा हर रोज बेरोक-टोक घर पे जाने के बाद उसके पति के साथ जितनी भी फेसबुक पर फोटोज थी उसे डिलीट करवाया जाता है और इसके लिए बार बार फोर्स भी किया जाता है। इधर जब फोटोज डिलीट हो रहे थे और क्योंकि ये पुलिस में था तो बाकायदा जब भी फोन लेकर जाता तो किसी और का फोन लेकर अनीता के घर पर दाखिल होता। अब ऐसे में प्लान बना कि देखियो कि चेतन को अगर मौत की घाट उतारना है तो प्रवीण का नाम नहीं आना चाहिए। प्रवीण के नीचे भी 3-4 लोग ऐसे होने चाहिए जो उसके लिए काम करें और प्रवीण जो है बिल्कुल सेफ अपने घर पर बैठा हो और किसी को पता भी ना चले कि प्रवीण ने हत्या कर दी है। तो प्रवीण ने इसके लिए किसकी मदद ली? पहला दोस्त है शाहरुख, दूसरा दोस्त है फरहान और जो तीसरा जो लड़का है वो है नाबालिग बच्चा है जिसकी उम्र 16 साल से कम है, लेकिन एक आरटीओ ऑफिस में बाकायदा काम करता है, जो हाउस हेल्पिंग या कहें जो साफ सफाई का जो काम करता है। लेकिन प्रवीण ने उस बच्चे को 50-50 रुपए दिए थे और हत्या के बाद उसे 150 रुपए दिए। अभी जो 3 या 4 लोग हैं किस कदर काम करते हैं। प्रवीण को जब पता लगा कि जो चेतन है वो अपने घर पर आ रहा है तो इस बच्चे को उस ट्रेन में बैठाया जाता है जो लगातार उसका पीछा करता है। जैसे ही वो स्टेशन पर उतरता है चेतन, जो नाबालिग है वो फोन करके बताता है कि देखो भैया वो नीचे उतर गए हैं, अब आप अपनी कार्रवाई कर सकते हो। इधर स्टेशन के बाहर जो गाड़ी में प्रवीण और फरहान और शाहरुख कार के अंदर बैठे होते हैं और ये जो चेतन है इस बात से बेखबर कि मौत उसका पीछा कर रही है, ये पैदल ही अपने घर की ओर निकल लेता है अपनी बीवी से मिलने के लिए, पैदल ही जा रहा होता है। इस बीच में क्या होता है, प्रवीण गाड़ी लेकर जाता है, उसके सामने खड़ी करता है और झगड़ा करना शुरू करता है कि तुम अपनी बीवी की देखभाल नहीं कर रहे हो, तुम अपनी बीवी को मारते हो। तो इस पर चेतन कहता है कि तुम ये सारी चीजें गलत बोल रहे हो, मैं तो खुद इतने महीनों बाद घर पर आ रहा हूं, तुम्हें तो शक करना ही नहीं चाहिए और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मेरी बीवी है, तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। अब यहां पर बहकने वाली बातें इसलिए क्योंकि प्रवीण ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया शाहरुख और फरहान को कि तुम पीछे से हमला कर दो। अब जब चेतन उससे बहस कर रहा था, पीछे से शाहरुख और फरहान ने इंजेक्शन लगा दिया और उस इंजेक्शन लगने के बाद ये बेसुध हो जाते हैं, एक तरीके से मौत के आगोश में चले जाते हैं। उसके बाद इनकी जो बॉडी को एक रेलवे ट्रैक के पास जाकर छोड़ दिया जाता है और तब जाकर ये जो सारी चीजें हैं बाहर आती हैं। लेकिन होता क्या है,
पुलिस को इस सारी चीज़ों की बात ना लगे, इसके बाद जो बच्चा था, नाबालिग जो लड़का था, वो फ़ोन ले लेता है। उस फ़ोन से उसी की बीवी को मैसेज करता है कि मैं ऑटो से बहुत जल्दी घर पहुंचने वाला हूं, मैं ऑटो से निकल चुका हूं। सोचिए पुलिस को बरगलाने के लिए लगातार किस तरीके से गुमराह कर रहे थे। प्रवीण बकायदा नाबालिग का फ़ोन यूज़ कर अक्सर बात किया करता था ताकि पुलिस को कहीं से भी उसकी फ़ोन की लोकेशन ट्रेस कर पाने में आसानी ना हो। बकायदा जो नाबालिग था वो क्योंकि कंटिन्यूसली जो इसका फ़ोन, चेतन का फ़ोन यूज़ कर रहा था, तभी पुलिस को शक हुआ कि मौत हो जाने के बाद भी कैसे अभी भी चेतन का फोन एक्टिव है। अब जैसे ही पुलिस दबिश देती है, इस नाबालिग तक पहुंचती, नाबालिग के बाद जब सिरा जुड़ते हुए चले जाता है तो ट्रक ड्राइवर मिलता है, ट्रक ड्राइवर का शाहरुख मिलता है, फरहान मिलता है। अब ऐसे में प्रवीण को लगा कि कभी ना कभी पुलिस उस तक पहुंच सकती है, तो इसलिए प्रवीण ने झूठ बोला अपने परिवार वालों से कि मैं एक सरकारी काम के लिए दूसरी जगह पे जा रहा हूं, दूसरे स्टेट में जा रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया है, आप लोग मेरी चिंता मत करना अगर फोन स्विच ऑफ हो। लेकिन निशानदेही पर साइबर ट्रैकिंग करते हुए बकायदा पुलिस ने बहुत अच्छी छानबीन की और मध्य प्रदेश से प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब इन दोनों को बैठाकर पूछा गया तो दोनों ने कहा कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। जब दोनों से कहा गया कि तुम दोनों तो बाल बच्चे वाले हो, बीवियां हैं तुम्हारी, तुम्हारे तो पति है, तुम्हारा बच्चा है, तो अब ऐसे में तुम दोनों ने ये सारी चीजें क्यों की। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल था जो पुलिस के लिए और जो खुद घर वालों को लगा, क्यों शक हुआ था और क्यों चेतन और जो ससुराल वाले थे वो नहीं चाहते थे कि प्रवीण घर पर आए, क्योंकि जब एक दूसरा जो बच्चा हुआ उसमें प्रवीण क्या करता, जब भी जो छोटा बच्चा था वो टॉयलेट कर देता या कहीं उसे पॉटी जाना होता तो उसकी साफ सफाई जिस तरीके से प्रवीण घर पर आकर क्या करता, तो खुद जब चेतन को इस बात की खबर लगी, खुद चेतन के माता पिता को इस बात की जब खबर लगी, तो सबने कहा कि होना और शायद कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रवीण का रवैया है उस बच्चे के लिए वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ संबंध है। और इसलिए चेतन जानबूझकर बीवी से कहता कि तुम इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाओ, इससे साफ पता लग जाएगा ये बच्चा किसका है, क्योंकि उसे शक था, चेतन को पहले ही शक हो चुका था कि जो पुलिस कांस्टेबल जो प्रवीण है और जो सरकारी टीचर वाली जो बीवी अनीता है, इन दोनों के बीच में संबंध है। और बार बार मना करने के बाद भी अगर ये दोनों अपना रिश्ता खत्म नहीं कर रहे हैं तो हो ना हो इनके बीच में कुछ चीजें गलत हो चुकी हैं और इस चीज को ये छुपाना चाहते हैं। और क्योंकि ये चीजें बाहर ना आ जाएं और अगर चेतन रास्ते से हट जाएगा तो दोनों आपस में शादी कर सकते हैं, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि पति को मारकर ये एक दूसरे को अपना लेंगे और कोई भी समाज में इन्हें रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं और इनके प्यार को सब अपना लेंगे। यहां तक कि प्रवीण ने भी कहा कि उसकी बड़े बेटे को भी ये अपना लेगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे केस में जिस तरीके से पुलिस से बचने की जो कोशिश की गई थी, दोनों को जेल भी हो जाती है। और अब जो ताजा मामला जो सामने आया है, हम ये कहानी आपको इसलिए अभी सुना रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो बीवी है उसे उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है और कहीं ना कहीं कोर्ट ने साफ तौर पे इस केंद्र बिंदु में जिस तरीके से जो बीवी का रवैया था, सब चीज पता होने के बावजूद भी अपने घर वालों को, अपने पति को, अपने बच्चों को, हर किसी को धोखा दे रही थी इस उम्मीद में कि वो तो नादान है, वो तो बच्ची है, उसे कुछ नहीं पता कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं। लेकिन जानबूझकर अपने पति को मरवाने के लिए जिस तरीके से परफेक्ट क्राइम और प्लानिंग की गई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ बीवी ही सबसे मेन किरदार में थी और उसी ही ने अपने पति को मरवाने के लिए बाकी सबको भी मोटिवेट किया। तो इस पूरे मामले में फिलहाल के लिए जो बीवी है उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है और जो प्रवीण है उसकी भी सजा जल्दी सुना दी जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जितने भी क्रिमिनल सोचते हैं कि हम क्राइम करके बच जाएंगे, तो उनके लिए ऐसे केस सबक होंगे जहां पर पुलिस ने केस को तो बंद कर दिया था, लेकिन 3 महीने बाद जब फिर से जांच बैठाई जाती है तो खुद पुलिस वाले जो क्राइम करके बचने की सोच रहे थे वो भी इसमें नब जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, कानून का शिकंजा उन पर कस ही जाता है। और ये दोनों जिस तरीके से बचने की कोशिश कर रहे थे, अब दोनों सलाखों के पीछे हैं। तो फिलहाल के हमारा मकसद ये था कि आपको बताना कि जिस तरीके से जो बीवी और एक पुलिस वाले ने किस तरीके से दोनों ने मिलकर एक आईवी अफसर को मौत के घाट उतारा और दोनों ने बचने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही अब नप चुके हैं। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।